हो जाएगा ऐसे ही। नहीं देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जैसे शिवानी कि हाँ भर दिया है फॉर्म, होगा ठीक है, मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो अपने ग्रेटर नोएडा कॉलेज जिंदाबाद। है ना शिवानी, यही है ना? अच्छा सच बता रहा हूँ मैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कि हमने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है, अगर गलती से नंबर आ गए, खुद ऐसे ही बस पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के पेपर दे आएंगे, तुक्के मारे आएंगे, हो गया ठीक है, नंबर आ गया ठीक है, नहीं तो अपने ग्रेटर नोएडा के सीसीएस यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। या लोकल की जो है जैसे जीबी हो गई और ये, हाँ गलगोटिया वगैरह हो गई, अपना इनमें ले ही लेंगे, इनमें तो मिल ही जाएगा एडमिशन, पैसा फेंको एडमिशन लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक। एक होते हैं वो वाले बच्चे जिनको सीयूटी निकालना ही है, उनको आप मोटिव ही है कि हाँ हमें जाना है अच्छे कॉलेज में, अच्छा कॉलेज इन द सेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ मेन तो, उसके भी किसी अच्छे कॉलेज में, है ना, जो टॉप कॉलेज है जैसे एसआरसीसी, करोडीमल, ये सब जो है ना, गार्गी लड़कियों वाला जो है, तो ये सारी जो हंसराज, इनमें अगर बड़े कॉलेज में जाने का मन है तो एक वो वाले बच्चे होते हैं, तो मैं वो वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऐसे हैं यहाँ पे कोई नहीं है। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो होनहार हो। हाँ जी। नहीं हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तुम भी नहीं हो ना, बस तुम हो। ठीक है। और भैया तुम्हारा क्या सीन है, वही दूसरा पहला वाला ऑप्शन है ना? हाँ तुम्हारा पहला वाला है। और आईपी मेट वाला तो नहीं, वैसे कौन सा वाला है, ये तो पहला वाला तो है ही नहीं तेरे में, दूसरा ही है ना तेरे में तो। इसके में दूसरा वाला है या फिर आईपी मेट के लिए जाएगा ये? आईपी मेट का पेपर कब है? 10 मार्च को है। आपका क्या सीन है, पहला वाला नहीं भरा? क्या, मैं तो पहले से बाहर हूँ, मैं तो पहले वाले में ही हूँ। आपका जी नहीं भरा, गुड। देखो जिन्होंने नहीं भरा उनकी बात ही अलग है, आपका जी दूसरा वाला ही ऑप्शन है आपका तो। हाँ जी। नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे कोर्स होते हैं। हाँ डोमेन सब्जेक्ट आप 3 ले सकते हो, बट अगर आप जब ऑनर्स के लिए जाते हो तो वहाँ पे मैथ और अकाउंटेंसी में से कोई एक लेना कंपलसरी है आपके लिए। हाँ अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाते हो तो। समझ में आ रही है नहीं? हाँ तो वहाँ मैथ्स ऑनर्स कंपलसरी है एसआरसीसी में, बड़े कॉलेज के लिए तो चाहिए चाहिए। कोर्स भी कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा ना उसके। हाँ नहीं बीकॉम ऑनर्स में क्या है, अभी हो सकता है अगले साल से मैथ कंपलसरी हो जाए, चाहे अप्लाइड हो या कोर हो, कंपलसरी हो जाएगी ऑनर्स के लिए। बाकी नॉर्मल बीकॉम के लिए कोई भी अभी मैथ की कोई इतनी खास वो है नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी से अपना माइंडसेट सेट कर लेना। ठीक है ना। बाकी कोचिंग के देखिए, मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि मैं पढ़ाऊँगा। हाँ जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगा, वैसे मैं पूरा सिलेबस कराने की सोच रहा हूँ इस बार यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है ना अब, तो उस पर पूरा सीयूटी का कोर्स करा दूंगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कहीं किसी के बहकाए में आ जाओ और कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने लग जाओ तो उसमें मत जाना। सिंपल तरीका क्या है, आपने कंसेप्ट आपके क्लियर है, बाकी ये मैंने अभी कराई रहा हूँ रिवीजन सारा, इसमें हो जाएगा कंसेप्ट का। मेन क्या रह जाएंगे आपके एमसीक्यू। तो एक स्कैनर आता है सीयूटी का, सुचित्रा प्रकाशन वालों का एक स्कैनर आता है, वो ले लेना अपनी, जो भी 200-300 रुपये किताब आएगी सारे सब्जेक्ट की, उसके एमसीक्यूज लगा लेना सारे, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है सीयूटी में, समझ रहे हो? एक होती है परसेंटेज, एक होती है परसेंटाइल, और इन दोनों में फ़र्क है, पता है आप लोगों को? परसेंटेज में और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है? परसेंटेज मिलती है आपको आउट ऑफ 100, कि आपके 100 में से कितने नंबर आए, लेकिन जो परसेंटाइल है वो मिलती है आपको पूरे भीड़ से। अगर हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से जिसके फर्स्ट है जो, उसके 100 परसेंटाइल है, जो 10th है उसके 90 परसेंटाइल है। तो रैंकिंग हो गई, परसेंटाइल मतलब रैंकिंग है। ठीक है। तो पहले सीबीएसई का जब सीयूईटी नहीं था उससे पहले क्या लगती थी, रैंक लगती थी इसमें, बड़े कॉलेज के लिए, जिनके 97, 98, 99% थे वो जाते थे एसआरसीसी वगैरह में। पर अब सीयूईटी में अब वही चीज़ उन्होंने सीयूईटी के थ्रू कर दी, रैंकिंग अभी भी है, बट किसके थ्रू है, सीयूईटी के थ्रू। कि आप पूरे साल मत पढ़ो, और जो पूरे साल नहीं पढ़ेगा तुम्हें लगता है वो सीयूईटी में परसेंटाइल ले आएगा, सब कहने की बातें हैं, मुँह माया है सब, है ना। तो अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं, चलते हैं चैप्टर नंबर कौन सा, 7 डिजोल्यूशन। ठीक है, बता रहा हूँ पहले ही सतर्क कर रहा हूँ, किसी के बहकाए में मत आना। और किसी का सीए फाउंडेशन का मोटिव है ना, कोई है? कोई है? एनीबडी? एक, वेरी गुड। और कोई? दो। तू तो शकल, बेटा शकल देख के बात करते हैं, आईने में जाके शकल देखियो पहले, है ना। हाँ देख लेना, नहीं है ना उसके लायक तो मत करियो। दोस्त तुम मेरे से क्लास के बाद मिलना, ठीक है, बात करेंगे।
अरे नहीं, हम अभी ना प्लान कर रहे हैं। उस दिन वो परसों मैं ऊपर गया था ना, जो क्या खुलेगी 9 तारीख से, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? इस चैप्टर को मैं चाहूँ ना तो 15 मिनट में पूरा खत्म कर सकता हूँ, मजाक से हट के। कर दूं? तो चलो कर दिया। फिर बात सुनना फिर ध्यान से बेटा। डिसोल्यूशन कब होता है पता है? जब पार्टनर्स की आपस में क्या बात जाती है? लड़ाई, है ना जी। पार्टनर्स की लड़ाई हो गई है, अब वो चाहते हैं, वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? बंद। और बिजनेस को बंद करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी बिजनेस को बंद करने के लिए हमारे पास क्या है? अगर मैं अपने ही बिजनेस को, देखिए पहली बात तो मैं बिजनेस बंद करना नहीं चाहता, बट एक नॉर्मल आपके लिए सिचुएशन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर हम ये बिजनेस बंद करेंगे तो हमारे पास क्या है भाई? हम पे जो उधारी है, हमें वो उधारी पे करनी है। जो मेरी एसेट्स है जिनसे मुझे पैसा लेना, उनसे पैसा लेना है, ठीक है। और जो सामान है वो बेच बाच के जो भी पैसा आएगा उससे पेमेंट करके जो बच जाएगा उसको मैं लेके चला जाऊंगा। या पहले मैं अपना ले लूँ जी, मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, पहले अपने 5 लाख निकाल लेता हूँ, बाकी फिर पे करता रहूंगा, वो गलत है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी बिजनेस अगर बंद होता है तो सबसे पहले वो किसके पैसे देगा? उधारी में भी अगर एक रैंकिंग की बात करें ना, तो सबसे पहले पैसा दूंगा बेटा उसका जिसको मैंने अपॉइंट करा कि भैया ये सारा काम तुम्हें कराना है। मैंने आशुतोष से बोला, आशुतोष मैं ये बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ, अब एक क्रिकेट अकेडमी खोलूंगा। बात समझो, है ना जी। तो आशुतोष ने ठीक है, तो मैं ये सारे सामान को तुम्हारे को बिकवा दूंगा, तुम्हारी लाइबिलिटीज पे करा दूंगा, इसके लिए मैं 5,000 रुपये लूंगा। मैं कहा ठीक है। तो ये जो है डिसोल्यूशन के खर्चे, एक्सपेंसेस, जो रिलायशन के जो एक्सपेंसेस हैं, 5,000 तो इसके हो गए, ठीक है। उसके बाद मुझे पैसा किसका देना है? और भी कोई है? लोन का पैसा है। किसका लोन? भाई बाहर वालों का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, और थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी है वो होती है। पेमेंट तो ये 4 लोगों की होगी, इसकी होगी, लोन की होगी, पार्टनर के लोन की, बाकी तो थर्ड पार्टी लोन वगैरह है तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। और चौथे नंबर पे फिर किसकी होगी? कैपिटल की होगी। तो इनकी सीक्वेंस क्या है समझो बात को। सबसे पहले पैसा किसका देंगे? इसका। इसका मतलब जिसका डिसोल्यूशन का खर्चा, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है सबसे पहले। सबसे पहले किसकी होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, क्योंकि सारा सब कुछ किया उसने, पैसा उसके पास है, तो वो सबसे पहले अपने पैसे निकालेगा ना, पहले अपने निकालता हूँ जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे पैसा किसको दोगे? बाहर वालों को, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जितनी भी है, ठीक है ना। उसके बाद किसको देंगे? पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे, तीसरे नंबर पे पार्टनर के लोन की, और चौथे नंबर पे जो बचता है वो किसका? पार्टनर का। चाहे प्रॉफिट में बचे या लॉस में बचे, जैसे भी बचे वो पार्टनर का। क्लियर है? याद रहेगी ये बातें? समझ में आ गई भाई? तो अब ये जो रिलायशन प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? रिलायशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, क्या होता है, फटाफट समझिए बेटा। इस चैप्टर में 2 ही चीजें आती है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा या फिर जर्नल एंट्रीज आएंगी। इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं इसमें। पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट जो इसमें बनता है वो बनाने को कभी आता है नहीं। 6 नंबर का मैक्सिमम सवाल आएगा, 6 नंबर में तुमसे 3 चीज थोड़ी बनवा लेगा एग्जामिनर। समझ में आ रही है बात? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही है जो पहले बनता था, पीछे बना के है ना। जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट, घटेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। कल भी बात करी थी, आज फिर बात कर ली, ठीक। अब बात को समझो। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है? इसको बोलते हैं कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? बोलो जल्दी। है जी? आवाज तो आई है, फिर दोबारा नहीं आई। बिल्कुल सही बात, नॉमिनल अकाउंट है जी। कैसा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात है, एमसीक्यू में आ जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज आ पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल। बेटा जितने भी अकाउंट है, चाहे ये हो चाहे रिवैल्यूएशन हो, ये सब क्या है? नॉमिनल ही तो होते हैं। समझ में आ रही है जी बात? तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, पर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अरे सर इसमें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं, वो तो रियल होती हैं एसेट्स तो, है ना, तो रियल अकाउंट भी है। नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है जी। कौन बनाएगा? फर्म बना रही है। किसके लिए बना रही है?
अरे एसेट्स को बेचने के लिए बना रही है, ठीक है, कोई पार्टनर्स के लिए नहीं, समझो बात को। तो इस अकाउंट में क्या क्या आता है बेटा, देखो रटना नहीं है। सबसे पहले नंबर पे जो मेरी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट है ये, ठीक है। इसके अंदर इधर क्या है, लायबिलिटीज, और इधर क्या है, एसेट्स, ठीक। तो इसके ऊपर छोटी सी बैलेंस शीट बना देता हूँ लो बेटा, ऐसे है ये। बैलेंस शीट में क्या होती है, इधर एसेट्स, और इधर क्या होती है, लायबिलिटीज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले हैं जितनी भी एसेट्स हैं इनको इधर ले आएंगे, डेबिट साइड में, क्रॉस में जाएंगी। और इधर जो लायबिलिटीज है इनको कहाँ ले आएंगे, इधर क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। यहाँ पे एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं उनको यहाँ लेके आएंगे, सारी एसेट्स ले आएंगे। क्या लिख दे तू, बोलो लिख दो। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या आएगा जी, ऑल एसेट्स। बेटा सारी एसेट्स एक्सेप्ट, किसको किसको छोड़ देंगे जल्दी बताओ बेटा, एक तो कैश या बैंक, एक तो किसको नहीं लेना हमें, कैश या बैंक। दूसरा फिक्टिस, कौन है गुडविल वाला, इसको बाहर निकालो, फिक्टिशियस एसेट, हाँ फिर भी बाहर फेंको इसको। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट जानते हो ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो जो होते हैं हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, लॉसेस बोल लो, ठीक है जी। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस अगर है तो ये दोनों कहां जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है जी। या फिर और मैं ऐसे लिख देता हूं, पार्टनर्स का पैसा। बेटा पार्टनर्स का पैसा से मतलब पार्टनर का चाहे लोन हो, चाहे पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको एसेट साइड में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। याद रहेगी इतनी बात, समझ में आ गई बात। फिर से बोल दूं क्या, सारी एसेट्स किसको छोड़ देना, कैश या बैंक को, और फिक्टिशियस एसेट्स जिसमें क्या आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस किसका, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको छोड़ देना। और पार्टनर का अगर कोई पैसा दे रखा है एसेट साइड में, तो कभी कभी पार्टनर लोन दे रखा होता है वहां पे, वो लोन जो हमने किसको दे रखा है, पार्टनर को। अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फॉर्म के लिए क्या है, एसेट, तो एसेट साइड में लिखा होगा। तो इस लोन को कहां लेके जाएंगे, एसेट साइड में, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझो बेटा, अगर एसेट साइड में लोन का बैलेंस है, इसका मतलब वो लोन जो हमें पार्टनर से लेना है, तो ये सीधा कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। तो लो इसके लिए ऊपर ना मैं पॉइंट लिखने शुरू करता हूं। लो अगर एसेट साइड में लोन टू पार्टनर्स है, क्या है, लोन टू पार्टनर, तो वो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ गई जी, क्लियर। और अगर लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में है तो, और अगर लायबिलिटी में है तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। हाँ लिख रखा है इसमें कहीं पे, पढ़ के बोल रही है। तो क्या करेंगे जी, डायरेक्ट पे करेंगे। और डायरेक्ट पे करने की एंट्री क्या होती है, जल्दी बोल दो। लोन है, लोन का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर का लोन डेबिट टू कैश या बैंक। समझ में आ गई बात, क्लियर। और खेलने फिर लोन के पॉइंट पे ही, पार्टनर का लोन आशुतोष जी 50,000 रुपए है। कितने का है, हमने पार्टनर को 50,000 पे कर दिया। एंट्री बोलो, लोन कितने का है, लोन पार्टनर का 50,000 है, पे भी कितना कर रहे हैं, 50,000। एंट्री क्या होगी, अरे लोन है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, अभी तो बोला है डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर का लोन डेबिट टू कैश या बैंक, कितना, 50,000, 50,000। क्लियर है भाई, हेलो मिस्टर सैमसन, क्लियर है।
तो दूसरी एंट्री आप बता दीजिए, लोन 50,000 का है लेकिन पेमेंट कर रहे हैं 40,000 की। लोन कितने का है, पेमेंट कितनी कर रहे हैं 40, फुल सेटलमेंट, आगे नहीं देने वाले दोबारा। एंट्री बोलो, पहले लोन खत्म करा, बहुत बढ़िया, कितने से 50, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है जी? जो लोन है, लोन तो भाई पूरा खत्म करना ही है, हमने लोन को खत्म कितने से कर दिया 50 से, दक्ष कितने से खत्म कर दिया 50 से, तो पार्टनर का लोन डेबिट 50,000, लेकिन हम उसको पैसा दे रहे हैं टू कैश कितना, सिर्फ 40 दे रहे हैं ना, तो भैया जो 10,000 है ये क्या है, फायदा है नहीं, तो भैया यहाँ पे कोई भी फायदा है नुकसान रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। मैंने क्या बोला, पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, अगर पूरा पे कर रहे हो तो डायरेक्ट पे करेंगे, लेकिन अगर फायदा नुकसान हो रहा है तो कहां जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, नहीं जाएगा, तो टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा 10,000। बात समझ में आई, नहीं आई भाई? सिंपल सी बात समझो, मैं लिखता हूं, लिख के करता हूं फिर। पार्टनर्स लोन दे रखा है बेटा इधर, इसके 3 ही सिचुएशन बन सकती है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। पहली सिचुएशन बताओ, अगर पूरा 50 पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, बोलो। ये लोन है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश कितना 50,000, 50,000। बोलो, बात समझ में आ गई? इधर ध्यान दो भाई, दूसरी एंट्री बताओ, इफ पेड टू पार्टनर ₹40,000 इन फुल। अब क्या करोगे, अगर हमने इसको कितने दिए 50 के जगह कितने दिए 40, तो एंट्री क्या करोगे, पहले इसको खत्म करेंगे, अब ना सुनेंगे को है, एंट्री बताओ, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, तो पार्टनर्स लोन डेबिट कितने से, पूरा, हमेशा पूरा खत्म करेंगे 50, पेमेंट कितने करी टू कैश 40, फायदा हुआ नुकसान, क्रेडिट में तो फायदा है, तो 2, रियलाइजेशन कितना 10। समझ में आ रही है बात? एमसीक्यू बना दूं यहां पे, क्या पार्टनर के लोन का बैलेंस कभी रियलाइजेशन में जाएगा, नहीं, क्या उसका प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन में जाएगा, यस, तो लोन का बैलेंस नहीं जाता, लोन का जो फायदा नुकसान है वो जाता है। समझ में आ रही है बात? और सुनो, एक एंट्री और बताओ, चलो अभी हमने पेमेंट करी, पेमेंट फॉर पार्टनर्स लोन ₹60,000, बोलो एंट्री, $50,000 का लोन है लेकिन उसको पेमेंट कितने करी है, 50 ही करी है, नींद में तू 50 बोलो, तुम 60 है, फिर कड़काए को रहे हो, बता जल्दी। पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना, यस और नो, पेमेंट कितने करी 60, तो टू कैश, वेरी गुड, फायदा हुआ नुकसान, नुकसान कितने का, किस में जाएगा, और बनाऊं, और केस बना दूं, बोलो बना दो, तो लो देखो, पार्टनर टुक फर्नीचर, वैल्यू 50,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, लो बना दिया, बताओ एंट्री बोलो अब। हट गया, ले समझ में आया? अरे लोन को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, और 2, फर्नीचर ऑलरेडी किस में जा चुका है, रिलायशन में, तो अब तो कोई भी चीज जाएगी रिलायशन से तो उसकी एंट्री तो रिलायशन के थ्रू ही करोगे ना,
तो टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है? ठीक है, तो ये तो तुमने कर लिया गलती से, मैंने सोचा वो 60 का है, ये गलती से मैंने 50 लिख दिया, 40,000। अब बताओ, अब बोलो। हाँ जी, फुल सेटलमेंट है। मुझे नहीं पता, अब आप सोच के बताओ, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। है जी? क्या? और डेबिट कितने से करोगे? क्यों? फर्नीचर 40 का जा रहा है। अबे वो सही बोल रहा है, थू मत बजावे। अच्छा, मुझे सिखा रिया है। आया समझ में? भाई लोन को खत्म कितने से करोगे? 50 से। और क्रेडिट क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन 50। पूछो क्यों, जल्दी पूछो। आ गया नहीं समझ में तुम्हें? फिर पूछ क्यों रहे हो? और देख कैसा कर रही है छोटी सी। समझ में आ गया जी? बेटा देखो ना, आप 40,000 की चीज दे रहे हो जो ऑलरेडी रिलेशन में है, वो तो जा ही रही है, तो 40,000 तो वो जा ही रही है। और 40 का क्या फायदा? तो फायदा भी तो रिलेशन में डालो। अब 2 बार टू रिलेशन लिखता अच्छा थोड़ी लगूंगा, है ना, उस गधे की तरह। तो एक साथ हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे टू रिलेशन। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अच्छा 60,000 में लेके जाता तो, 60,000 की एसेट लेके जाता तो भी एंट्री वही होती, पार्टनर का लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जाता तो भी एंट्री यही होती। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? तो लोन के तो सारे केस खत्म हो गए। लियो, अब आ गया समझ में? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे भैया, बता दूंगा अगले पेपर में। चलो, यहां तक समझ में आ गई सारी बातें? क्या रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है जल्दी बता दो। सारी एसेट्स आएंगी, किसको छोड़ना है? कैश को, बैंक को, P&L को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह है उनको, और पार्टनर के लोन वगैरह को या करंट अकाउंट का बैलेंस है उनको। ठीक है जी? ये 4 5 6 चीजें हैं जो नहीं आती हैं, उसके अलावा सारी चीजें आएंगी। जैसे वो भाई साहब बहुत देर से गुडविल 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 करे जा रहे थे, तो गुडविल आती है रियलाइजेशन में। समझ में आ गई बात? कौन सी वाली गुडविल है? वो परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है, उसको बेचा जा सकता है। ठीक है भाई? आ जाओ जी। अब बेटा एसेट साइड में, इधर क्रेडिट साइड में क्या आएगा? यहां से सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना? क्या? ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स का पैसा। बेटा पार्टनर्स का पैसा में क्या आएगा जल्दी बताओ? एक तो कैपिटल, रिजर्व वगैरह जितने भी, रिजर्व प्रॉफिट वगैरह जितने भी हैं। ठीक है जी? और पार्टनर का जो लोन है वो, पार्टनर का कोई भी पैसा नहीं आएगा, चाहे लोन हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे कैपिटल हो, कुछ भी हो। ये तीनों बातें नहीं आएंगी ना जी, इसके अलावा सब आएगा। कुछ ऐसा है जो नहीं आएगा? IFR आएगा तो लिख देता हूँ इसीलिए, क्योंकि पार्टनर्स का पैसे में आता है वैसे वो, बट आएगा। IFR आएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इधर लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स से अलग मानेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है जी? अब एक चीज और रह गई, बस उसकी और बात कर लेते हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसको अलग से बता देता हूं। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जल्दी बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में दे रखा है कितने का? WCR इज गिवन 50,000 का। बताओ पहला पॉइंट, नो इन्फो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्या करोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री बताओ। WCR अकाउंट डेबिट, चिराग WCR को डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स को किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी? दूसरा केस,
क्लेम 30,000 का है, बताओ एंट्री बोलो। तो पहले WCR को क्या करेंगे, खत्म, कितने से, 50 से। टू रियलाइजेशन, अभी क्लेम नहीं है बेटा, अभी 30,000 किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में। बात समझ में आ गई। तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा, 30,000। देखिए अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू थोड़ी कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे उसको, अब उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन में, और वहां से फिर उसको पे कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, बस क्लेम की जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, ठीक है जी। तो टू रियलाइजेशन कितना, 30। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बाकी किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 50, ठीक है। और क्लेम भी कितने का, 50 का है। तो क्या करेंगे, तो WCR टू रियलाइजेशन कितना, 50 50। क्लेम ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना ही जाएगा उसमें, क्लेम रियलाइजेशन में। सपोज ये रिजर्व तो हमने 50 का बना रखा है, बट क्लेम 80,000 है, तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा, 80,000 पूरा जाएगा, 80,000। समझ में आ रही बात। एंट्री करने जाओगे तो WCR टू रियलाइजेशन 50 की कर लेंगे, पर बाकी 30,000 भी तो हमारे लिए क्या है, लॉस है ना, उसको अलग से लेके जाएंगे। तो हम एंट्री अगर जनरल एंट्री करने को आए, WCR टू वो रियलाइजेशन कितना करेंगे, 50 50, जो बाकी 30,000 है तो वो भी लॉस ही ना, तो वो जाएगा रियलाइजेशन में ही। बात समझ में आ रही है भैया। और फिर बाद में पेमेंट करेंगे उसकी 80,000 की, तो रियलाइजेशन टू बैंक 80,000 80,000, कुल मिला के बाद जितना क्लेम है, जितने का क्लेम है उतना रियलाइजेशन में जाएगा। कम है, अगर रिजर्व से कम है तो जो बच जाए उसको बांट देना, ज्यादा है तो जितने का क्लेम है उतना का सीधा कहाँ ले जाना, रियलाइजेशन में। पहले क्या करते थे हम, रिवैल्यूएशन में लेके जाते थे, बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पूरा एक किसमें जाएगा, रियलाइजेशन में। समझ में आ गई बात। पर रिजर्व से कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैक्सिमम उतना जितना क्या है मेरे लिए, जितना मेरे पास रिजर्व उतना ही तो ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास क्लेम 80 का है, कुछ बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि सर 50,000 ये है और 80,000 ये है, तो भाई WCR से रियलाइजेशन में कितना जा सकता है, 50 ही जा सकता है ना बस। तो बाकी 30,000 क्या है, उसको तो एज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लेके जाऊंगा फिर मैं। बात समझ में आ रही है नहीं। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, अब तो खत्म ही कर रहा हूं उसे, मिली मुझे और मैं उसे क्या कर रहा हूं, खत्म। तो उसको भी क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन में 30 अलग एंट्री बता रहा हूं, अनरिकॉर्डेड या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। वो 30,000 को अलग से लेके जाएंगे। एंट्री उसकी नहीं पूछेगा आपसे, एंट्री पूछेगा इसकी, तो ये करनी है आपको बस। लेकिन अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखना, जितना क्लेम हो उतना जाएगा रियलाइजेशन में, चाहे क्लेम कम हो या ज्यादा हो। कम है बच गया तो बांट देंगे। सारी चीजें क्लियर है जी। यहाँ पे आप अनरिकॉर्डेड क्लेम कर लो, या तो या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख लो डेबिट में, टू रियलाइजेशन। पर ये वाली एंट्री आपको करने को आएगी नहीं, आपको यही वाली एंट्री करनी है बस, मेन एंट्री यही है आपकी। बट फिर भी 30,000 जाना है ना, तो उसको मैं किसके नाम से लिखूंगा, क्लेम के नाम से तो लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो एंट्री तो मेन क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू रियलाइजेशन बनेगी 80,000 80,000। समझ में आ रही बात। और जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जाएगा कितना, 50, ऐसे जाएगी एंट्री। पर मैंने आपको नेट एंट्री बता दी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अकाउंट बनाते टाइम में ध्यान रखना क्या करना है, जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में ले जाएंगे, बचा तो बांट देंगे, नहीं बचा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ गए, सारे पॉइंट हो गए। वापस आ जाता हूँ। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, इधर एसेट्स आ गए, इधर लायबिलिटीज आ गई। अब बस खत्म करना है बेटा। इसके बाद यहां से फिर एक एरो इधर बनेगा और एक एरो इधर बनेगा, ठीक है। याद आया, याद आया ना, वही वाला सीन है बस। इसीलिए मैं अब ऐसे एरो बना रहा हूँ, क्योंकि किसी ने बोला था ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या था वो समझ में नहीं आया था, इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। ये तो आ रहा होगा। हाँ बेटा देखो, सिंपल सी बात समझो, मैंने एसेट्स को इधर लिखा है ना, अभी बिकेंगे तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, है ना।
तो अगर बेच रहे हो तो यहां लिखेंगे क्या, बाय बैंक। बैंक लिखने के बाद सारी चीजों को यहां लिख के अमाउंट इनर कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में लेके जाया करो। अगर कोई चीज कैश या बैंक में रिलाइज हो रही है तो वो बैंक में जाएगी। कोई एसिड पार्टनर लेके जा रहा है तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, है ना जी, बाय पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रही बात, क्लियर है इतनी बात, पक्का। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी को अगर हम पे कर रहे हैं, किसी लाइबिलिटी की हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू करें तो कैश या बैंक आएगा। कोई पार्टनर कह रहा है कि हम मैं खुद पे कर दूंगा जी, आप टेंशन मत लो, तो उसका नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सेम, या तो इधर बाय बैंक आएगा, पार्टनर्स का नाम आएगा, या इधर टू बैंक आएगा, पार्टनर का नाम आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे पता होता क्या, क्वेश्चन घुमाता है थोड़ा सा। जैसे सपोज यहाँ पे हमें डेटर दे रखे कितने के, 2 लाख के। डेटर कितने के हैं, 2 लाख। और बेटा इधर प्रोविजन कितने का है, 10,000 का। प्रोविजन कितने का, 10,000 का। बात समझना ध्यान से, लिखा है बेड डेट हो गया जी कितने का, 20,000 का। बेड डेट कितने का हो गया, 20,000। बस इतना बोला है, देयर इज अ बेड डेट ऑफ 20,000, ऐसे करके बोल दिया आपको। अब बच्चे कहेंगे अरे 20,000 का बेड डेट हुआ है, ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है, मतलब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो बता रहा है कि भाई देखो हमारे पास पैसे आने कितने थे, 2 लाख। इस 10 को तो भूल ही जाना, इधर जो लिखा हुआ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस 2 लाख से मतलब है। आना कितना था, आना कितना था, 2 लाख। ठीक है जी, 20,000 क्या हो गया, बेड डेट। तो इसका मतलब 180 आ गया। अब भाई आज बिजनेस खत्म कर रहे हो तो आज तो आपको ये मानना ही पड़ेगा ना, वरना अगर ज्यादा नहीं आता तो फिर पूरा ही खत्म हो जाता। समझ रहे हो, क्वेश्चन ने बोला 20,000 बेड डेट, इसका मतलब 180 आ गया। तो बेटा है बाय बैंक में क्या लिखोगे, डेटर्स, और डेटर्स कितने के, 180 के। और बस क्लियर। और क्या घुमा सकता है, जैसे बेटा स्टॉक लिखा है यहाँ पे कितने का, स्टॉक लिखा है कितने का, सपोज 80,000 का। मैं जस्ट एग्जांपल्स ले रहा हूं, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं। स्टॉक कितने का लिखा है, 80,000 का लिखा है चिराग। स्टॉक कितने का है, 80,000। क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, क्या 40% ऑफ द स्टॉक, क्या 40% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय, किसके द्वारा, एज कैप ए, पार्टनर ए। 40% स्टॉक कौन ले रहा है, पार्टनर ए ले रहा है। कितने में ले रहा है, कितने में ले रहा है, एट अ 20% डिस्काउंट बोल सकता है, या एट अ 20% प्रॉफिट बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो बेटा पहले 80,000 का 40% निकालो। 80,000 40% कितना हुआ, 32,000 हुआ, 32,000 हुआ। उसको 20% प्रॉफिट पे लेके जा रहा है वो, तो 32,000 का 20% कितना होता है, 6,400। तो 32,000 प्लस 6,400 कितना हो गया, 38,400, 38,400। तो ये 38,400 रुपये हमें निकालना पड़ा ना, थोड़ी सी मेहनत करके। यही तो इस चैप्टर में है खास बात, और कुछ नहीं है। तो भैया यहाँ पे बैंक में क्या लिख दूंगा, स्टॉक नहीं, यहाँ तो बैंक में नहीं, यहाँ आएगा बाय एज कैपिटल। एज कैपिटल में स्टॉक लिख के ब्रैकेट में कितना लिख दूंगा, 38,400। बोलो बात समझ में आई। बाकी पूरे क्वेश्चन में और कहीं पे स्टॉक का कोई पॉइंट नहीं बोला मान लो, तो बैंक में स्टॉक आएगा नहीं आएगा, आएगा, कितना आएगा। अब यहां पे बच्चे गलती पता क्या करेंगे, 80,000 में से 38,400 माइनस करेंगे, जो बच के वो बैंक में डाल देंगे। नहीं बेटा, 80,000 में से कितना माइनस करेंगे हम, 32,000, क्योंकि 32,000 की चीज वो लेके गया है ना बस। तो बची कितने की, 38 की, 48 की, 48 की। तो भैया 48 किस में आ जाएगा, स्टॉक में। या क्वेश्चन अगर बोल दे आपसे आगे, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वर रियलाइज्ड एट ₹40,000, तो 40 आ जाएगा। एट 45,000 तो 45,000 आ जाएगा। एट अ 20% प्रॉफिट बोल रहा है तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा। एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% बोल रहा है 30% डिस्काउंट। क्वेश्चन को समझना आपको पड़ेगा, और इतना कॉमन सेंस आप सभी में है, एक को छोड़ के, है ना दक्ष खारी। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है यहां तक। बस यही है और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें 2-3 और है, वो और बता देता हूं आप लोगों को, चैप्टर खत्म हो गया। बताऊं, बोलो बता दो। पहली बात सुनो, पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है जी कि जो इसमें ना
अगर आपको क्वेश्चन ने किसी एसेट के बारे में नहीं बोला, किसके बारे में नहीं बोला, एसेट के बारे में, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला कि रियलाइज कितने में हुई है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करोगे, उसका टेम्परेचर, एक्यूआई टेम्परेचर जो होता है ना, एक्यूआई, वो तो थर्मामीटर से चेक हो जाता है, ऐसा दिल्ली की सीएम साहिबा कहती हैं। पता है आपको ये बात, सुना आपने, नहीं सुना है ना? तो देख लेना अपना एक्यूआई चेक करना, टेम्परेचर लगा के, तेरा थोड़ा मुझे कम लग रहा है मतलब बढ़ा हुआ लग रहा है एक्यूआई तेरा। बात समझो बेटा, है ना, मजाक था, सीरियस मत लियो। क्या कह रहा था जी मैं, चेक क्या करेंगे, चेक ये करना कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल, बस इतना ही तो चेक करना है। अच्छा चलो इनटेंजिबल चेक करना, बस वो इनटेंजिबल तो नहीं, ये चेक करना। कारण है इसके पीछे, बताऊं क्यों, पूछो क्यों। देखो दो बातें होती हैं, ध्यान से समझना। अब मैं बोलूं टेंजिबल, तो बहुत से बच्चे ना टेंजिबल में पता किसको समझेंगे, सिर्फ फर्नीचर को, मशीनरी को, बिल्डिंग को, डेटर को नहीं समझेंगे वो टेंजिबल। समझ लोगे तुम डेटर टेंजिबल, नहीं समझोगे ना। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि चेक करना कि वो इंटेंजिबल है या नहीं। कानून की बुक में ये लिखा होगा, पक्का चेक कर लेना वरना तुम जाके जाओ, क्या कि इंटेंजिबल है या नहीं। अगर इंटेंजिबल है तो छोड़ देना, इंटेंजिबल नहीं है तो क्या करना, उसको रियलाइज कर देना किस पे, बुक वैल्यू। फिर से बोलूं बेटा, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पहले खत्म करना, खत्म करने के बाद यहाँ जितनी भी एसेट्स आपने लिखी हैं उनको एक बार चेक करना, और चेक क्या करना कि उनमें कोई इंटेंजिबल तो नहीं है। अगर इंटेंजिबल है तो छोड़ देना, जैसे आपने लिखी है गुडविल और पेटेंट लिखे हुए हैं, तो उनको तो रहन दो वैसे जैसे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपने चेक करा, उसके बाद दे रखा डेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं, बात समझ में आ रही है जी, या स्टॉक दे रखा है, ठीक है चिराग, ये चीजें दे रखी हैं, तो बेटा ये इंटेंजिबल तो है नहीं, इंटेंजिबल नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनको रियलाइज करना पड़ेगा किस पे, बुक वैल्यू पे। ठीक है जी, इफ लो लिख देता हूं, नो इन्फो इज गिवन अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट के बारे में अगर नहीं दे रखा है तो फर्स्ट चेक, चेक बेटा वो वाला दिमाग में ना ये वाला रहता है मेरे में ज़्यादातर, पर ये वाला चेक आएगा, है ना। क्या चेक करेंगे, क्या चेक करोगे जल्दी बताओ, है इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलते हैं, इज एसेट इज एसेट इज, दो बार क्यों बोल रहे हो, इंटेंजिबल और नॉट इंटेंजिबल, क्या है, ठीक है जी। क्या चेक करना है हमें सबसे पहले कि एसेट क्या है, इंटेंजिबल है, अगर आंसर आता है यस और नो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो कुछ मत करना, ठीक है। इफ आंसर इज नो, मैं टाइम पास कर रहा हूं, देन रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, और यस आया तो कुछ मत करना बेटा। बताओ इससे ज्यादा टाइम पास करेगा कोई, क्लियर हो गया, टाइम पास कर रहा हूं मैं, समझ में आया भाई। अगर एसेट क्या है, इंटेंजिबल, तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर एसेट इंटेंजिबल नहीं है तो उसको बुक वैल्यू पर क्या करेंगे, रियलाइज्ड। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। और सुनो दूसरी बात, और क्या चेक करेंगे, एंड की बातें बहुत जरूरी होती हैं। अगर क्वेश्चन ने आपसे बोला, क्या बोला, क्वेश्चन बोलता है क्या, नहीं, क्वेश्चन तो लिखा होता है, बोलता तो नहीं है, पर हम पढ़ते हैं उसको बोल बोल के, तो हमारे समझो क्वेश्चन ही बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, जल्दी बोलो। अच्छा मैं बताऊं, बोलो बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक एसेट को हमारे क्रेडिटर साहब लेके जा रहे हैं, कोई एसेट हमारे क्रेडिटर को पसंद आ गई, उसके पैसे देने ना जी, पर पैसे हमारे पास है नहीं। वो कह रहा है मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी ये चेयर अच्छी लग रही है, इस पर बहुत देर झूल रहे हो ना तुम, ये ले जाता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है ले जाओ।
बात समझ में आ रही है जी? तो मैं एंट्री करूंगा नहीं करूंगा? नो एंट्री इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। ध्यान से सुन लेना, अगर पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री होगी। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि सब पार्टनर लेके गया एंट्री क्यों करे, एक एसेट जा रही है उधर से पार्टनर का पैसा जा रहा है। भैया करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट को कम करना है ना। पार्टनर के लोन के बदले में एंट्री वो जा रही है, एसेट जा रही है, अभी पीछे समझाया था ना, तो एंट्री होगी। लेकिन अगर एक लायबिलिटी के बदले में एक एसेट जा रही है तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को। सर लायबिलिटी है 80,000 की, एसेट वो 50,000 की लेके जा रहा है, बस पैसे दे रहा है कुछ नहीं सर, फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है, ले जान दो कोई बात नहीं, करेंगे एंट्री। चिराग लायबिलिटी 80,000 की है, एसेट लेके जा रहा है हमारी 50,000 की, पर बेचारा अच्छा आदमी है, कह रहा है लो 30,000 रुपए तुम अपने ले लो, एंट्री करेंगे? करेंगे ना, वेरी गुड, एंट्री करेंगे। और एंट्री क्या होगी बच्चों? बेटा देखो जनरल एंट्री अभी सिखा रहा हूं, घबराओ मत, पर सीख ही लो, खत्म करो ना। एंट्री सीखने में क्या है, 2 घंटे थोड़े लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। सुनो, अब आप जब इसकी एंट्री के लिए जाओगे, ये तो हमारा रिलेशन अकाउंट तो बन ही गया जी, इनकी पेमेंट वगैरह इधर कर देंगे, सबकी पेमेंट कर देंगे ना, सबकी कर देंगे बेटा। IFR और इसको छोड़ देना बस, है ना, इनकी इधर पेमेंट नहीं होगी। बाकी और जो लायबिलिटी है, चाहे क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो, या वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो, चारों की पेमेंट इधर होगी, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। क्वेश्चन ने बोला है जितनी करने को उतनी कर देना, नहीं बोलेगा तो जितनी लिखी है उतनी कर देना, ठीक। उसके बाद इसको बैलेंस कर देना, जो भी आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा लॉस, वो कहां चला जाएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा शिवानी, ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ और बोला? अच्छा, बात समझ में आई? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? पक्का? अब बात सुनो जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्रीज के लिए और समझ लो बस बेटा, जनरल एंट्री का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। देखिए कभी भी क्वेश्चन आपको ये वाली एंट्री तो पूछेगा नहीं वैसे, पर पूछेगा भी तो बता देना। एसेट्स को बैलेंस शीट से रिलेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? यस, एसेट्स को बैलेंस शीट से रिलेशन में ट्रांसफर करा हमने, एंट्री क्या करोगे? भाई एसेट का बैलेंस कैसा हुआ है दक्ष? डेबिट, तो उसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे, तो एसेट क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? रिलायशन को, पहली एंट्री। और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा हुआ है? क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, तो टू रिलायशन, तो सुंदरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायशन एंट्री होगी। यहाँ पे पहुंच चुकी है, और यहाँ से पहुंचने की एंट्री आपसे कभी नहीं करवाएगा, पहले बताऊं तो एंट्री करवाएगा आपसे उसके बाद की। अब क्वेश्चन आपको कहानियां सुनाएगा और बोल के कहेगा एंट्री बताओ, ठीक है जी। तो अब हमें समझना है एक छोटा सा कंसेप्ट, प्यारा सा, इत्तू सा है बस, बोलो बता दो, बता दो पक्का? लो तो सुनो, कंसेप्ट क्या है बेटा, बता दूं? सुन ध्यान से, पैसा आ रहा है जा रहा है ये देख लो, पता चल जाता है आपको, चल जाएगा। मैंने कहा स्टॉक पार्टनर लेके जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है? ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, क्योंकि पार्टनर पैसा नहीं देता, बड़ा वो होता है ना, समझ जाओ, वही रोहित शर्मा वाला वो, अरे वही भूल गया वो, छोड़ो बेटा। पार्टनर जो है ना वो पैसे नहीं देता, बट मैंने कोई एसेट किसी थर्ड पार्टी को बेची तो वो तो पैसे देगा ना। तो आपको पहले ही चेक करो क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है। आपको पता है यस, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं, इतना पता है आपको। जब जब पैसा हमारे पास आता है तो हमारा बैंक बढ़ता है, और बैंक बढ़ता है तो क्या करेंगे? पक्की बात है ना मुकी भाई, तो क्रेडिट में रिलायशन आएगा, समझ लो, बता दिया मैंने तुम्हें, बस इतना सा चेक कर लेना और ऐसे हो जाएंगी एंट्री। अच्छा, जब जब पैसा जाएगा तो क्या करेंगे बैंक को? क्रेडिट, तो डेबिट में रिलायशन आएगा। फिर कुछ भी हो कहीं भी हो, बस ये लिखना है आपको, बस ये देख लो, पैसा आ रहा है हाँ तो बैंक डेबिट टू रिलायशन, पैसा जा रहा है हाँ तो रिलायशन डेबिट टू बैंक, खत्म, ठीक है भाई। अच्छा, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, कोई पार्टनर पैसा एसेट लेके जा रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे घटाएंगे?
बेटा अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल घटती है, उससे पैसा लेना है ना। तो आप ये समझो अगर वो हमारी कोई चीज लेके जा रहा है तो उसका पैसा कम कर लो। समझ में आ रही बात? तो कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल घटा दो, लेके जा रहा है तो घटा दो, ठीक है ना। और कोई लाइबिलिटी को पे करने के लिए बोल रहा है तो उसको पैसा देना पड़ेगा बेचारे को, है ना। बी की बीवी से लोन ले रखा है, वो कह रहा है मैं अपने आप दे दूंगा। भाई ठीक है तू दे, तेरी बीवी तू दे मत दे तेरी मर्जी है ना, बट हमें तो उसको पैसा देना है ना। तो देने के लिए क्या करेंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो आपको बस ये चेक करने, दो चीजें चेक करने, एक तो पैसे का आना और पैसे का जाना, और दूसरा पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो क्या करेंगे क्रेडिट, घटेगी तो क्या करेंगे डेबिट। बेटा अपोजिट में क्या आएगा, बस रियलाइजेशन। खत्म, इतना से तो चैप्टर है। ठीक है जी, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कह रहा है मोक्ष, ठीक है पूछ लो। मोक्ष स्टॉक जो है 40,000 का जो हमारा पार्टनर लेके जा रहा है, 38,400 में भी बात करी थी ना, 32,000 का जो था 38,400 में लेके जा रहा था, एंट्री क्या बनेगी उसकी। तो यहाँ पे पहले चेक करो, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। घटनी चाहिए तो क्या करेंगे, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, एज कैपिटल डेबिट टू। इतना कहानी सुनाने के बाद स्टॉक बोल रहे हैं ना, जो सर फोड़ दूं उनके मन में तो यू आ रहा या है इंगेसु और या है इंगेसु, ऐसे दोनों के फेंक के मार दूं। बेटा अभी तो बताया, बस आप एक चीज चेक करो, देखो ना, आप जब सारी एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर चुके हो यहाँ पे और लाइबिलिटीज को यहाँ पे, तो अब आपके पास एसेट तो है ही नहीं, भूल जाओ उसका कोई नाम था। वो बोल रहा है कि भाई जो स्टॉक था उसके अंदर कबाड़ खाने में, गोदाम में जो स्टॉक पड़ा है, गोदाम मतलब कि वो जो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर रूम बोलते हैं ना, जहाँ पे हम घर का सारा कूड़ा डालते हैं एक साथ, कबाड़ी तो होता है वो। कबाड़ी वाले के लिए वो कबाड़ा ही है। अब चाहे उसमें तुमने सोना रखा हो, वो उसको कबाड़े के रेट में लेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं भैया सोना है, चिल्ला चिल्ला के मर जाना उसके सामने, फिर भी कहेगा कबाड़ा है। समझ में आ रही है बेटा? एक काम करना, अब की बार ना जो घर पे कबाड़ा पड़ा हो ना तुम्हारा, जो बेचने के लिए कबाड़ा साइड में रख देते हैं, उसमें कोई बहुत कीमती चीज अपनी रख देना, ठीक है, अच्छी खासी चीज। और उस कबाड़ी वाले को बोलना भैया ये तो यार ये है सही है, इसको तो सही ले ले। वो क्या कहेगा, मैडम कबाड़ा है, प्लास्टिक के रेट में ही जाएगा, लोहा है तो लोहे के रेट में ही जाएगा। वो यही कहेगा, वो ये नहीं कहेगा अच्छा नहीं चालू है तो ले लेता हूँ उस हिसाब से। समझ में आ रही है भाई? तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि भैया एक बार अगर आप यहाँ डाल चुके हो ना, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो रियलाइजेशन है, बात खत्म। क्या है, रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो ऐसी गलती दोबारा मत करना मुखी भाई। समझ में आ रही बात? क्लियर है जी? तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? डेटर्स बेटा 20,000 के हमारे क्या हो गए थे, बेड डेट। टोटल 2 लाख के थे, 20,000 के बेड डेट हो गए। एंट्री बताओ। डेटर्स ऑफ ₹20,000 वर बेड डेट। आराम से टेक योर टाइम। 2 लाख रुपए के डेटर थे, ये रे कहाँ लिखे हैं, ये रे 2 लाख के, और 10,000 का प्रोविजन है। पॉइंट लिखा है कि डेटर्स ऑफ ₹20,000 वर बेड डेट। 20,000 के डेटर्स जो है वो बेड डेट हो गए। अब एंट्री क्या होगी, ए बीच में मत बोल, तू गलती बोलेगा ना इसलिए। हाँ जी आप बोलो। अच्छा हाँ जी, तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे भाई 2 लाख थे, बेड डेट 20,000 हो गए, भाड़ में गया बेड डेट, मुझे मतलब क्या है, मैं यहां ऑलरेडी 2 लाख लिख चुका हूं। 10,000 में पहले से मान के चल रहा था लॉस है, तो 190 तो आने थे, पर मेरे पास फिर भी 2 लाख में से कितने कम हुए, 20,000। तो ओवरऑल लॉस मुझे कितने का, सिर्फ 10,000 का या 20,000 का, 20 का, जो मैं मान के चल रहा था पहले से 10 का। तो 10 का तो पहले से ही मान रहा था। बात समझ में आ रही है ना? तो कहीं ना कहीं नेट में अगर चेक करोगे तो 10 लाख का लॉस पड़ता है। ठीक है जी, तो मैंने इसमें से कहा अच्छा 2 लाख थे, मैं मान के चल रहा था, 10,000 प्रोविजन पहले से बना रखा था, 20 नहीं मिले, ओके हटाओ उसको, बाकी मिल गए ना। तो मैंने यहाँ लिखा अभी तक बैंक में कितना, 180। तो भैया मुझे एंट्री करनी है 180 की। अब अगर आप नेट चेक करोगे 2,10,000 और 180 कितना हो गया, 190 माइनस कर दो, तो नेट कितना हो गया, 10,000 का लॉस हुआ नहीं हुआ?
भाई हुआ एक्चुअल में कितने का बैड डेट? 10 का, 20 का। मैं मान के चल रहा था पहले से कितने का? 10 का। तो मुझे नेट अभी जो ज्यादा हुआ है मेरे मानने से ज्यादा कितने का? वो 10 का। तो ओवरऑल नेट में अपने आप आ जाएगा। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू का बैड डेट का? ज्यादा पढ़ना नुकसानदायक हो जाता है सृष्टि। समझ में आ रही है बात? कसम से कह रहा हूं, तुम लड़की नहीं होती ना ताला यहीं से मारता फेंक के, है ना? घर वाले बोलेंगे पता ना लौंडिया कहाँ गई हमारी। हाँ जी, समझ में आया बेटा? क्लियर है बेटा? कोई बात नहीं, रो मत आओ। अगली बात सुनो। बी ने कहा कि भाई वो अपने भाई का जो लोन है वो अपने आप पे कर देगा। ये वाइफ का लोन है, बी की वाइफ का लोन है। वो कह रहा है मैं खुद पे कर दूंगा। लोन है जी 50,000 का। एंट्री क्या होगी? 50,000 का बी वाइफ लोन है, ठीक है, और बी कह रहा है वो खुद पे करेगा। आराम से सोच के बताओ। बोलो जी। बेटा बी को पैसा देना है लेना है उससे, ये बताओ पहले तो। देना है। तो तू ले क्यों रहा है? अबे सर में मार। भैया बी को पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। ठीक है जी। बेटा रियलाइजेशन का खर्चा है 20,000। दक्ष खाली ध्यान से सुनियो। और ए कह रहा है कि भैया मैं पे करूंगा, मैं ही बियर करूंगा, मैं ही पे करूंगा। चलो एंट्री बताओ। बेटा सुनो, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की जब बात छिड़ी है ना, एंट्री दक्ष तुम बताने इसकी क्या होगी? 20,000 का खर्चा है, ए कह रहा है मैं ही बियर करूंगा और मैं ही पे करूंगा। एंट्री क्या होगी? फॉर्म की बुक में कर रहे हैं ना हम तो। कह रहा है नो एंट्री। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, नो एंट्री। पूछो क्यों? बेटा कायदे में सच बताऊं तो एंट्री करने का हक किसका है? जो खर्चा बियर कर रहा है उसका। मेरा खर्चा मैंने पे करा, तुम एंट्री क्या करोगे? ये वो वाली बात थी जो मैंने अभी पूछी थी तुमसे। ए का खर्चा ए पे कर रहा है और मैं तुमसे पूछा हूं बताओ एंट्री क्या करोगे? तुम एंट्री करोगे क्या? नहीं। भाई 20,000 का रिलायेशन का खर्चा था, ठीक है जी। ए ने कहा मैं बियर करूंगा और मैं ही पे कर रहा हूं। यही तो बोला था आपको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000 वर बियर बाय ए एंड पेड बाय ए। एंट्री क्या हुई? हमने क्या एंट्री करी? ये पूछ रहा है। अरे भाई वो एंट्री जो कर रहा है करे, हमें मतलब क्या है? हम तो नो एंट्री करेंगे ना इसमें। तो हमारा इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता एंट्री करने का। लेकिन बेटा बता रहा हूँ, आपके जैसे जो बहुत बच्चे हैं ना वो ये गलती करेंगे पक्का। पेमेंट हो रही, पैसा जा रहा है और रिलायेशन डेबिट या एज कैपिटल डेबिट टू रिलायेशन एंट्री कर देंगे। आप मत करना। तो चलो एक्सपेंसेस की बात कर ले थोड़ी सी अब। है जी? भाई मैं क्यों करूंगा कैपिटल कम? तू तेरे घर पे कोई भी खर्चा करता है क्या उससे मैं अपनी फीस बढ़ा दूं या अपनी फीस कम करता हूं? तेरे पर्सनल खर्चे से नहीं ना। तो फिर क्यों? बात को समझो। पॉइंट क्या है? ये है कि डिजोल्यूशन के खर्चे की बात हुई थी ए और बी में, तो ए बीच में आके कूद पड़ा, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रिलायेशन खर्चा मैं अपने आप भर लूंगा, ये मेरा जानने वाला, मैं अपने आप देख लूंगा इसे। अब तू बाद में आके मेरे से कहे भाई वो पैसे दे दो यार, मैं दूंगा? तुझे लग रहा है इतना अच्छा हूँ? अब तू कुल्हाड़ी पे आके खुद कूद रहा है भाई, और तू कह रहा है बाद में कि सर नहीं नहीं कुल्हाड़ी गड़ गई है। अब कूदा है तो गढ़ेगी तो सही ना जी, दर्द तो होगा ही, थोड़ा सा झेलो अब उसे। आओ तो थोड़ा सा बेटा ये समझ में आ गया? जनरल एंट्री का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, समझ लो मेरी बात को, मैं लिख ही देता हूँ तुम लोगों के लिए, है ना? बेटा बैंक बढ़ेगा तो, हाँ तुझे तो भी आ ही गया होगा। फर्स्ट चेक फॉर जर्नल, चेक क्या चेक करना है? बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है। बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? बैंक चेक करो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो बेटा अपोजिट में क्या जाएगा? कतई ऐसे समझ लो जैसे छोटे बाल करने रटवा हुए हैं ना, वैसे रटवा रहा हूँ मैं तुम्हें आज। अपोजिट में क्या जाएगा बच्चों? रियलाइजेशन। भूल जाना कोई स्टॉक डेटर क्रेडिटर कुछ भी आएगा नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। दूसरा बेटा
इफ टेकन ओवर बाय, पर्ची बना के ले जाना इसकी छोटी सी, है ना, पेंसिल पे लिख लेना ऐसे करके छोटा छोटा सा, कौन देखता है इतने ध्यान से। इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो क्या करेंगे जी, चेक कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, है ना। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। अब ये भी बताऊं कि एसेट लेके जाएगा पार्टनर तो कैपिटल घटानी होती है, और लायबिलिटी लेके जाता है या उसको वो करता है पेमेंट करने का वादा कर रहा है तो बढ़ानी होती है, ये भी बताना पड़ेगा। तो बता तो दिया, अब क्या दोबारा बताऊंगा। हाँ, तो बेटा अपोजिट में क्या आएगा, बोलो अपोजिट में क्या आएगा, अरे बोल लो, रियलाइजेशन है, कौन सा, हाँ बोलो, हाँ बेटा, का 3:30 बज गए, अभी तो 2:53 हुए हैं, 2:53 हो गए, जल्दी सुनो। नहीं आज अभिनय सर वो मार देंगे कतई, तुम जाओ अगर टाइम से ना पहुंचे तो कॉल कर दो मम्मी को, आएंगी मम्मी, कब आएंगी, तो तुम तो वैसे ही लेट हो जाओगे। देखो अभिनय सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने इनको 2:50 पे छोड़ दिया है, अभी अपनी मम्मी को कॉल अब कर रही है, इसको आधे घंटे पहले करना चाहिए था ना। अब इसकी मम्मी आएंगी 3:30 बजे तक ये जाएगी, तो मेरी गलती थोड़ी है। मोक्ष कह रहा है मेरे को पूरा टॉपिक आता है ये वाला, जाएगा नहीं जाएगा, कह रहा देख लूंगा, अपने आप देख लूंगा, अभी काट के भेजूंगा इसको, रुको। इतनी बात समझ में आ गई जी। देखा इतनी सी उसके भी है, ओके बाय बाय ठीक है इतनी बात समझ में आ गई जी, भूलोगे तो नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा बेटा मैं, है ना, तो इसको सामने रख के क्वेश्चंस करोगे 2-4 तो हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या बता रहा था मैं, हाँ एक्सपेंसेस की बात, बेटा ध्यान से सुनो। देखो एक्सपेंसेस की एंट्री जो बियर करता है ना, वही क्या करता है, पे करता है। क्या बेटा, बियर माने भालू होता है ना, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। बियर किसने करे, पार्टनर ने, बियर करे, पे भी करे, तो फर्म क्या करेगी, नो एंट्री। बात समझना, रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूं तुम्हें। खर्चा बियर कर रहा है ये, पे कौन कर रहा है, खुद पार्टनर, तो फर्म क्या करेगी, नो एंट्री। फर्म का कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना एंट्री करने का, ठीक है जी। खर्चा किसका, पार्टनर का, खर्चा किसका, पार्टनर का, यानी कि बियर किसको करना है, पार्टनर को, लेकिन पे कौन कर रहा है, बट पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। एंट्री बताओ, खर्चा है पार्टनर का, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, तो फर्म के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और कैश जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू कैश तो होगा, टू कैश या बैंक होगा। अब बात सुनो, पैसा किस, खर्चा किसका है, मेरा या पार्टनर का, वंशिका को ये सृष्टि के ऊपर एग्जांपल देता हूं। देखो सृष्टि को क्या चाहिए था, ग्राफ पेपर और पेंसिल चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। अब सृष्टि ना ग्राफ पेपर पेंसिल वगैरह लाना भूल गई, समझ में आ गई बात। सृष्टि नीचे दुकान पे गई, इसने वहां से सामान ले लिया, और इसने मेरे को बोल दिया सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मान लो आप मुझे पैसे दे दो। मैंने 500 रुपये पे कर दिए, मैं कौन हूँ, फर्म, ये कौन है, पार्टनर। अब मुझे बताओ खर्चा किसका, मेरा, मेरा क्यों होता, आपका ही तो है। खर्चा किसका, सृष्टि का, पे किसने करा, मैंने। अब मैं, तुम्हें क्या लगता है अपने घर पे आके एंट्री नहीं करूंगा, करूंगा ना, मैं क्या एंट्री करूंगा, भाई मेरे पास से 500 रुपए गए, तो मैंने सोचा 500 रुपए गए तो मैं एक्सपेंस में क्यों डालूं, रिलाइजेशन में डालने का मतलब क्या है, खर्चा डालना मेरा, और ये लॉस मानना, पक्के मेरा लॉस है, नहीं कल आएगी सबसे पहले बोलूंगा लाओ बेटा 500 रुपए। बात को समझ रहे हो, तो मुझे ये पैसे किससे लेने हैं, उस पार्टनर से लेने हैं, समझ में आ रही है बात, लॉजिक समझ में आया। सिस्टिक है, मुझे बकरा क्यों बना रहे हो क्लियर है ना। खर्चा किसका,
पार्टनर का। पे किसने किया? फर्म ने। एंट्री क्या होगी फिर? कैश या बैंक तो जा रहा है तो क्रेडिट, और पैसा किससे लेना है? उस पर्टिकुलर पार्टनर से। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। बोलो बात समझ में आई? समझ रहे होगे तो आ ही रहा होगा, रट रहे होगे तो बेटा कुछ नहीं कर सकता कोई तुम्हारा। और बताऊं? गॉड ब्लेस यू। खर्चा किसका? फर्म का। खर्चा किसका? फर्म का। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। एंट्री बताओ चलो। मैं क्या एंट्री करूंगा अब? मेरा खर्चा सृष्टि ने पे कर दिया, मैं क्या एंट्री करूं? सृष्टि क्या करेगी वो तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन मैं एंट्री क्या करूंगा अब? भाई मुझे पैसा किसको देना है? सृष्टि को। अब पे नहीं करना ना, मुझे किसको देना है? सृष्टि को। तो टू पार्टनर की कैपिटल और डेबिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन को। समझ रहे हो नहीं? क्लियर हो गया होगा ये तो? चलो एक और बता दो बस, एक तरीके का और होता है। खर्चा किसका? पार्टनर का। पे किसने करा? दूसरे पार्टनर ने। मेरे कहने पे पे करा है भाई। सिचुएशन क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए। आदित्य जी ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा था, बताया था अभी। इन्होंने कहा रिलायंस का जो भी खर्चा होगा मैं भरूंगा। मैं कहा ठीक है भर लेना। ठीक है जी। अब आदित्य भाई साहब ने जो काम है वो करवाया सारा दक्ष खारी से। 10,000 रुपये मान लो। उसने लिए कितने थे? बोले कितने थे? 20,000 रुपये। काम सारा किससे करा लिया? दक्ष खारी से। कितने में? 10,000 रुपये में। अब दक्ष खारी आ गए यहाँ पे फॉर्म पे पैसे मांगने के लिए। क्या जी मेरे 10,000 रुपये। मैं कौन से? क्या मैंने काम कराया था रिलायंस का। मैंने उसको बोला भाई पैसे दे इसके। क्या अभी तो मेरे पास नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन किसके पास आया? मेरे पास। मैं कौन? फॉर्म। या तो मैं पे करता। मैं पे करता तो ये वाली सिचुएशन आती, सृष्टि वाली जो थी अभी, है ना, उसका पैसा मैं पे करता तो वो वाली सिचुएशन आती, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सिचुएशन है तीसरी। यार मैं कि भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। फिर हमने दूसरे वाले पार्टनर को बोला, किसको? मोक्ष को, कि मोक्ष एक काम करो तुम पे कर दो। बात समझ में आ रही है? अब मोक्ष ने उसको पैसे दे दिए। अब मैं क्या एंट्री करूंगा? भाई बीच में तो मैं ही खड़ा हूं ना, तो मुझे उससे तो पैसे लेने हैं ना, और इसको तो देने हैं ना। फिर मैं एंट्री क्यों ना करूं? गर्दन हिलाने से पहले सोच लिया करो थोड़ा सा। अगर वो आपस में डायरेक्ट बात कर रहे होते तो मैं बीच में नहीं आता। उसने मेरे को बोला मेरे पास है नहीं, मैंने उसको बोला। सिचुएशन को समझ के समझा करो, है ना, हमेशा रटने के लिए मत चला करो। समझ में आई बात? तो बेटा अभी मुझे क्या करना है? इस भाई साहब को पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो इसकी कैपिटल क्या करूंगा? क्रेडिट। और उससे लेना है इसलिए उसके क्या करूंगा? कैपिटल डेबिट। तो एक पार्टनर को डेबिट, टू दूसरा पार्टनर क्रेडिट। समझ में आ रही बात? ए से लेना है, एम को देना है, तो एज कैपिटल टू एम्स कैपिटल। लो आ गए पैसे। बड़ी जल्दी भेज दिया तूने यार। ठीक है मैंने तेरे से बोला था देने को। तेरे ना है किसी और के आए, तो पता है किसके हैं अभी। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत भैया? चलो तो एक लास्ट केस और। अब कौन सा केस रह गया? और भी कोई केस है क्या खर्चों का? हाँ है ना, ठेकेदार वाला। चिराग भैया को हमने रिलायंस का ठेका दे दिया 10,000 रुपए में। कितने रुपए में? 10,000 में। ठीक है नहीं? हमने डिजोल्यूशन का सारा काम किसके ऊपर ठोक दिया? चिराग के ऊपर। भैया सारा काम तुम्हें देखना है, 10,000 रुपये हम आपको दे देंगे। ठीक। एक्चुअल में एक्सपेंस हुए 15,000 के। एक्चुअल एक्सपेंसिव ऑफ रिलायंस कितने हैं? 15,000। एंट्री बताओ भाई। मुझे चिराग को 10,000 तो देने ही देने, वो तो दूंगा ही दूंगा। एंट्री क्या होगी? पर एक्चुअल में उसने आके बताया मुझे भैया खर्चा 15,000 का हुआ है। फॉर्म खर्चा 15,000 का हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैं पार्टनर से पूछता हूँ, रुको मैं जनता से पूछता हूँ एंट्री क्या होगी। चिराग को पैसा देना है, क्रेडिट करूंगा, डेबिट रियलाइजेशन करूंगा। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चिराग कैपिटल। अमाउंट बता दो बस, 10 या 15 हैं लाडले। बेटा एक बात तो बताओ, कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को ठेका दिया 10,000 में काम करने का पूरा, और वो बाद में आके भैया मेरे 15 खर्च हो गए, 15 दूंगा मैं 10 दूंगा। भाई मुझे मतलब नहीं, मैंने तुझे 10 में ठेका दिया, अब तू 10 में कर, 5 में कर या 50 में कर, मुझे क्या लेना देना उससे?
बात समझ में आ रही है भैया? समझ रहे हो ठेकेदार? तो 15 मत बोलना, 10 करना, हमेशा याद रखना। कितने से करनी एंट्री? 10। क्लियर हो गए? सारे केस यही है, इसके अलावा क्या हो? समझ में आ गई जी? तो हमने इसके सारे केस कर लिए, एंट्री कर ली और सब कुछ आपको बता दिया, और ये रटने वालों को ले लिखवा भी दिया। तो भैया देखो इतना ही था चैप्टर। 8 नंबर का चैप्टर आता है पेपर में कम से कम, 6 से 8 का कम से कम आता है। तो देख लो अब आपको क्या करना है। अब अगला चैप्टर शुरू कर लें? मैं सोच रहा हूँ डिबेंचर और कर लेते। भूख क्या होती है बेटा? भूख देखो, मैं कमजोर सा आदमी, सुबह की सिर्फ चाय पिए हुआ हूँ, 1 कप चाय। कप मतलब गिलास बड़ा वाला है। तेरी कसम? हाँ हाँ। कौन है तू? क्या करेगा तेरे सैंपल पेपर करके? तेरे से एमसीक्यू तो हुए ना, जो होमवर्क तो वो तुमसे होता नहीं, सैंपल पेपर करेगा यो। चुप। अरे कुछ नहीं, बेवकूफ है, छोड़ो। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो कल की क्लास में, कल पेपर ले लें फिर एक और। अरे एक बुक खत्म करें, थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए ना, इंप्रूवमेंट आनी चाहिए मार्क्स पे, है ना? तो ये वाली बुक को अच्छे से पढ़ लेना कल तक। कल तक ये वाली पूरी बुक अच्छे से पढ़ लो, और सेकंड और थर्ड भी अपने हिसाब से पढ़ के आओ, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आओ, तीनों को पढ़ के आओ। कल एक पेपर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रोज रोज सेम चीज करोगे बोर हो जाओगे तुम लोग। वो मैं बता दूंगा जब मेरा मन करेगा, है ना जी? क्लियर है जी? तो कल एक पेपर कर लेते हैं, फिर परसों को 2 बुक बची हैं, एक दिन में 1 बुक कर लेंगे और 2 दिन में 1 बुक कर लेंगे, तो 3 दिन उसमें फिर हम बीच में कर लेंगे। तो थोड़ा सा क्या है ना, पेपरों में भी आपको थोड़ा सा दिखना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस उस हिसाब का करके आना कि कल आपको टाइमिंग का इशू ना हो। आदित्य जी समझ में आ रही है बात? हमने पहली बुक अच्छे से कर ली, इसके एमसीक्यू कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस कर लेना, और कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस आपके हमें सारे के सारे सही होने चाहिए, पहली बुक वाले। किसी का अगर पहली बुक का कोई क्वेश्चन गलत हुआ ना, उसको तो मैं गोली मारूंगा खड़े कर सामने, है ना? थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और बंदूक मेरे पास है, तुमने देख ही ली होगी, रील देख लेना, वरना संजय सर ऑफिशियल पे डाली हो बदमाशी वाली। समझ में आ गई जी? क्लियर है? तो चलिए कल के लिए इतना ही, बाकी का तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। पढ़ के आना अच्छे से, कल पेपर है आपका 3 घंटे का, ठीक है? कल ही साथ के साथ चेक करूंगा, और कल ही नंबर